कभी सोचा है कि कोई औरत अगर तुम्हारे सामने मुस्कुराए और उसकी मुस्कान के पीछे उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगे तो क्या करोगे? तुम चिल्लाओगे, भागोगे या फिर पत्थर बनकर उसी जगह जम जाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरिक ज्ञान और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जापान में लोग रोकू रोकू भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो जानी जाती है लंबी गर्दन वाली औरत के नाम से। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह एक श्रापित प्रेम कहानी है जो भूख, रक्त और मोह से जन्मी थी। कहते हैं जिसने भी इस औरत को रात में देखा वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। उसकी गर्दन इंसानों की गर्दन नहीं छोड़ती, वो उन्हें अपने जैसा बना देती है, लंबा, पतला और मौत के बाद भी न झुकने वाला। तो लाइट बंद कर दो, हेडफोन लगाओ और अपने दिल की धड़कनों को सुनो, क्योंकि आज रात जो तुम सुनने वाले हो वो कहानी नहीं, एक जिंदा डर है जो सांस ले रहा है तुम्हारे आसपास। और हाँ, अगर हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ डर की कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ डर जिया जाता है। रात की हवा में कुछ अलग था। जंगल के पीछे बसे उस पुराने जापानी गांव में आज फिर किसी की चीख गूंजी थी। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर चुके थे, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य भय के नीचे दब गया था। गांव का नाम था यामाकुरा, एक जगह जो पहाड़ियों और धुंध के बीच खो जाती थी। वहां रहता था टारो, एक साधारण लकड़हारा, और उसकी पत्नी आखी। दोनों गरीब थे लेकिन खुश थे। कम से कम टारो तो यही मानता था। गांव वालों को आखी के बारे में कुछ अजीब लगता था। कहते थे वो दिन में कभी घर से बाहर नहीं निकलती, रात में उसकी खिड़की से कोई लंबी परछाई झूलती है, उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं लगता। पर टारो को इन सब पर हंसी आती थी। वो कहता, मेरी आंखी मासूम है, बस शर्मीली है। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने एक दिन उसके कान में कहा, बेटा, जब वो रात में तुम्हारे पास सोती है उसकी गर्दन पर नजर डालना, शायद वो तुम्हारे बिस्तर तक नहीं रुकती। टारो ने उस बात को मजाक समझा, पर उस रात नींद के बीच उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई पतली रस्सी बिस्तर से फर्श तक सरक रही हो। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, बस चांद की हल्की किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। और तभी उसने देखा आंखी का सिर उसके पास नहीं था। वो थोड़ी दूर हवा में झूल रहा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, लहराती हुई, चमकती हुई, जैसे किसी सांप ने इंसानी शरीर ओढ़ लिया हो। टारो का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पल तक जम गया, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे सब सपना हो। सुबह उठा तो सब सामान्य था। आंखी खाना बना रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके गले के पास एक अजीब लाल निशान था, जैसे किसी ने रात में उसे खींचा हो। उस दिन से टारो की नींदें गायब हो गईं। हर रात उसे वो लंबी परछाई दिखने लगी, कभी छत पर रेंगती, कभी दरवाजे के पार सरकती, कभी खिड़की के पीछे झूलती। और हर बार जब वो साहस जुटाकर बाहर झांकता, खालीपन, सिर्फ हवा और वो धीमी सी फुसफुसाहट, टारो तुम भी तो मेरे हो, सिर्फ रात के लिए। गांव वालों ने देखना शुरू किया कि टारो के चेहरे पर डर की परतें बढ़ रही हैं। वो अब दिन में भी थका, पसीने से तरबतर और डरा हुआ लगता। पर किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यामाकुरा में सवाल पूछना मौत को बुलाना था। बरसात की वो रात थी जब टारो ने तय किया कि आज वो सच्चाई जानकर रहेगा। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। बाहर तूफान था और अंदर उसके दिल में तूफान से भी बड़ा डर। आखी उस रात जल्दी सोने चली गई थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी मासूम बच्चे का। पर टारो की आंखें बंद नहीं हो रही थीं। वो बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उससे कोसों दूर थी। धीरे धीरे घर के भीतर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, ठप ठप ठप, जैसे कोई फर्श पर नंगे पैर घूम रहा हो। कभी खिड़की की झिलमिलाहट, कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी सांसों की सरसराहट। उसने धीरे से आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसने देखा बिस्तर के दूसरी ओर, जहां आंखी सो रही थी, वहां तकिए पर सिर्फ उसका शरीर था। सिर गायब था। टारो का मुंह सूख गया। उसने उठकर चारों तरफ देखा। फिर वो देखा हवा में कमरे के बीचों बीच
एक सिर तैर रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन वो इतनी लंबी थी कि छत तक पहुंच गई थी। आंखी का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान अब डर में बदल चुकी थी। टारो, तुम जाग गए? टारो पीछे हट गया, उसके पैर ठंडे पड़ गए। आंखी, ये क्या है? वो चीखा। उसकी गर्दन दीवार से टकराई और फिर लहर की तरह मुड़ गई। अब वो सिर उसके चारों ओर घूम रहा था। उसकी सांसों की बदबू में सड़ा हुआ खून और गीला मांस महक रहा था। मुझे भूख लगी है, आंखी ने कहा। उसकी आवाज दोहरी थी, जैसे दो आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तुम्हारा खून गर्म है टारो, बस एक बार छक लूं? उसके मुंह से खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। लाल बूंदें धीरे धीरे फैलती हुईं। टारो का शरीर कांपने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, पर गर्दन उसके चारों ओर घूम गई, जैसे किसी ठंडी रस्सी ने उसे जकड़ लिया हो। आंखी का सिर अब उसके सामने था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और जब उसने मुंह खोला तो उसके दांत नुकीले और लंबे थे, जैसे किसी जानवर के। टारो चीखा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी गर्दन पर कुछ ठंडा और चिपचिपा लिपट गया। आंखी की गर्दन अब उसके गले में कस चुकी थी। वो फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अगले ही पल उसके कमरे से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो, और फिर शांति। बाहर तूफान चल रहा था, पर घर के अंदर सिर्फ एक चीज रह गई थी, दीवार पर टपकता हुआ खून और दरवाजे के नीचे से बहती लाल लकीर जो बाहर तक चली गई। बरसों पहले जब यामाकुरा गांव अभी शांत था, आंखी सबसे सुंदर और दयालु औरत मानी जाती थी। वो लोगों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और मंदिर में पूजा करती। लेकिन उसे हमेशा एक चीज सताती थी, उसका भाग्य। क्योंकि टारो अक्सर बीमार रहने लगा था और गांव के वैद्य कह चुके थे, इस आदमी की आयु ज्यादा नहीं। एक रात जब टारो खांसते हुए बेहोश हो गया, आंखी टूट गई। वो पागलों की तरह हर मंदिर, हर साधु, हर वैद्य के पास दौड़ी, लेकिन किसी के पास इलाज नहीं था। तभी जंगल के उस पार एक काले कुएं की चर्चा उसने सुनी। कहा जाता था वहां एक आत्मा रहती है जो किसी की भी जान बचा सकती है, लेकिन बदले में कुछ मांगती है। आंखी आधी रात उस कुएं तक पहुंची। चारों ओर काली धुंध थी, हवा में सड़ी हुई बदबू, और कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपा करके मेरे पति को बचा लो, मैं कुछ भी दूंगी। कुएं के भीतर से एक ठंडी सरसराती आवाज निकली, तुम्हारे पति की जान तुम्हारी गर्दन से बंधी है। अगर उसे जीना है तो तुम्हें अपनी गर्दन मुझे देनी होगी। आंखी चीखी, मेरा क्या मतलब है? आवाज ने हंसते हुए कहा, रात में तुम्हारा सिर मेरे हवाले होगा और दिन में तुम सामान्य इंसान रहोगी। लेकिन अगर तुमने कभी अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश की तो तुम्हारा सिर और शरीर कभी एक नहीं होंगे। आंखी डर के मारे कांप गई, पर अपने प्रेम में अंधी थी। उसने हामी भर दी। अचानक कुएं से एक काला धुआं निकला और उसकी गर्दन पर लिपट गया। उसने महसूस किया कि उसका गला जलने लगा है, त्वचा फटने लगी है और उसकी सांस रुक रही है। वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया, वो घर में थी। टारो जिंदा था और पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। आंखी मुस्कुराई, उसे लगा सब ठीक हो गया, ठीक हो। पर उसी रात जब वो सोने गई, गले में वही जलन दोबारा उठी। उसने पानी पीने की कोशिश की, पर पानी गले से नीचे नहीं गया। फिर उसकी गर्दन के अंदर कुछ सरकने लगा। उसका सिर खुद ब खुद ऊपर उठा और शरीर से अलग हो गया। वो चिल्लाई, मगर आवाज हवा में खो गई। अब वो खुद को ऊपर से देख रही थी। उसका शरीर नीचे लेटा था और उसका सिर हवा में झूल रहा था। कुएं की आवाज फिर आई, अब से तुम मेरी हो, रोकू रोकू भी बन चुकी हो। उस दिन के बाद से हर रात वो अपने सिर को शरीर से अलग महसूस करती। धीरे धीरे उसकी आत्मा इस दर्द की आदी हो गई और अब उसे खून की गंध अच्छी लगने लगी थी। वो जानवरों से शुरू हुई, फिर पक्षियों से और फिर इंसानों से। उसकी आत्मा अब इंसान नहीं रही थी। वो शापित प्रेमिका बन चुकी थी, जो हर रात किसी का खून पीकर ही जी सकती थी। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी अधूरी आत्मा की चीख हो। टारो अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिया बुझ चुका था और हवा में गीले लकड़ी के धुएं की गंध थी। आंखी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
आखी, उसने पुकारा, पर सन्नाटा, सिर्फ टप 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 पानी की बूंदों की आवाज। फिर अचानक पीछे से एक अजीब सरसराहट हुई। टारो ने पलटकर देखा, दीवार पर एक लंबी परछाई सरक रही थी। धीरे धीरे वो परछाई मुड़कर उसकी ओर बढ़ने लगी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी चीज की गर्दन थी, लंबी, पतली और हिलती हुई। टारो के होश उड़ गए। अगले ही पल उस परछाई से आंखी का सिर बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, मुंह खून से भरा हुआ और बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे वो जिंदा हों। आखी, टारो ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या बन गई हो? वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अब उसकी नहीं थी। उसके होंठों से खून टपकते हुए बोली, मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए बनी हूं। टारो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी गर्दन दी थी। अब ये गर्दन मेरी नहीं, किसी और की है। टारो ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों में कुछ ठंडा लिपट गया। उसने नीचे देखा। आंखी की गर्दन उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, उसकी कमर, उसकी छाती और फिर उसके गले तक। टारो ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वो गर्दन अब लोहे जैसी सख्त हो चुकी थी। आंखी का सिर अब उसके सामने झूल रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस साथ रहना चाहती हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी जीभ लंबी होकर टारो के गाल तक पहुंच गई। उसके गर्म खून की एक बूंद उसके होंठों तक पहुंची और आंखी की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। वो फुफकार उठी, गरम, ताजा, इंसानी। फिर उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली, जैसे कोई सूखी हड्डी टूट रही हो। उसने अपनी गर्दन को पूरी ताकत से कस लिया। टारो की सांस रुकने लगी। उसके मुंह से खून की पतली धार निकली। उसकी आंखें उलट गईं। आह की, उसकी आवाज बस वहीं थम गई। कमरे में अब सिर्फ आंखी का सिर हवा में तैर रहा था। उसकी गर्दन दीवारों पर लिपट रही थी, छत से झूल रही थी, फर्श पर रेंग रही थी। वो हंसी, और वो हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मैंने कहा था ना, हम अलग नहीं होंगे, टारो। फिर धीरे धीरे उसका सिर उसके शरीर की ओर लौटने लगा। गर्दन सिमटती गई और वो बिस्तर पर गिर गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा, उन्होंने देखा टारो का शरीर खिड़की के पास पड़ा था। उसकी गर्दन पूरी तरह खींची हुई थी, जैसे किसी ने उसे निचोड़कर लंबा कर दिया हो। और बगल में आंखी का शरीर था, शांत, सुंदर, पर बिना सिर के। खिड़की के बाहर पेड़ की डाल से लटक रहा था सिर्फ एक चीज, उसका सिर। आंखें खुली हुई और होंठों पर वही मुस्कान जो अब भी कह रही थी, प्यार कभी नहीं मरता, बस रूप बदल लेता है। सुबह की पहली किरणें जब यामाकुरा गांव की पहाड़ियों पर पड़ी, तो वहां की हवा अजीब सी भारी लग रही थी। बारिश के बाद की मिट्टी की गंध में कुछ और मिला हुआ था, सड़े हुए खून और जले हुए मांस की बू। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन किसी के चेहरे पर सूरज की रोशनी नहीं थी। हर कोई एक ही दिशा में देख रहा था, टारो के घर की ओर। दरवाजा खुला था, दीवारों पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां खून में डुबोकर दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। फर्श पर जगह जगह गर्दन जैसी लंबी लकीरें थीं, जो बाहर की ओर जाती थीं, सीधी जंगल की तरफ। गांव के बूढ़े पुजारी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। फर्श अब भी गीला था, लेकिन पानी से नहीं, खून से। कमरे के बीचों बीच टारो का शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन इतनी लंबी हो चुकी थी कि सिर लगभग दरवाजे तक पहुंच रहा था, और पास में आंखी का शरीर, शांत, सुकून में, पर बिना सिर के। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, उसे शांति दो, दोनों को जला दो, नहीं तो उनका श्राप गांव को निगल जाएगा। गांव वालों ने दोनों शवों को बांस की लकड़ियों पर रखा और नदी किनारे आग लगा दी। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा, पर उसमें एक अजीब सी गंध थी, मीठी, जैसे किसी जले हुए फूल की। और उस धुएं के बीच किसी ने साफ साफ देखा, एक लंबी गर्दन हवा में तैरती हुई आग से निकल रही थी। लोगों ने कहा, देखो, उसकी आत्मा जा रही है। पर वो आत्मा नहीं जा रही थी, वो बस देख रही थी। गांव वाले भाग गए। पुजारी बेहोश हो गया, और जब आखिरी चिंगारी बुझी तो राख के बीच कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक छोटा सा लाल कपड़ा जो कभी आंखी के गले में था, वो धीरे धीरे राख से बाहर सरक गया और हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। उसके बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोग सोचने लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन शांति हमेशा सबसे खतरनाक भ्रम होती है,
क्योंकि अब रात में जब हवा चलती तो घरों की दीवारों पर परछाइयां खींचने लगती, सीधी लंबी पतली, जैसे किसी की गर्दन धीरे धीरे फैल रही हो। बच्चों ने कहना शुरू किया, माँ वो औरत फिर आई थी, खिड़की के बाहर से देख रही थी। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन डर का एक और चेहरा था। वो लोग जो अकेले सोते थे, सुबह उनकी गर्दन में गहरे लाल निशान पाए जाते थे, जैसे किसी ने उन्हें धीरे धीरे दबाकर खींचा हो। पुजारी ने कहा, ये आत्मा अब बंध नहीं सकती। वो अपने पति के साथ मर नहीं पाई, इसलिए अब वो हर रात अपने जैसे किसी और को ढूंढती है। और फिर से यामाकुरा का नाम नक्शे से मिट गया। कहा जाता है वो गांव अब किसी नक्शे में नहीं मिलता। सिर्फ जंगल में कहीं एक पुराना कुआं है और उसके पास फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, टारो कहाँ हो। और उसके बाद हवा में वो सरसराहट, जैसे कोई गर्दन धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही हो। रात फिर आई थी। आसमान धुंधला था, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवा इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकल रहा था। यामाकुरा गांव अब वीरान था। हर घर टूटा पड़ा था, दीवारों पर काई जम चुकी थी और पेड़ों पर सूखे कपड़े फंसे हुए थे, शायद किसी के कपड़े जो उस रात भाग नहीं पाया। गांव के बीचों बीच वही पुराना कुआं अब भी खड़ा था। काले पानी में कोई चेहरा झिलमिला रहा था, पर वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसमें एक स्त्री का सिर था, जिसकी गर्दन लहरों की तरह फैलती जा रही थी, कभी गायब हो जाती, कभी फिर उभर आती। कहा जाता है आग में जलने के बाद भी आकी की आत्मा खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो प्रेम जो उसने दिया था वो पूरा नहीं हुआ था। वो टारो को अब भी पुकारती है, हर रात, हर हवा के झोंके में, हर दरवाजे की चरमराहट में। कुछ यात्रियों ने बताया, हम जंगल से गुजर रहे थे और किसी ने नाम लेकर हमें बुलाया। आवाज थी कोमल, मीठी, लेकिन उसमें कुछ था जो खींच लेता था। जब उन्होंने पलटकर देखा तो झाड़ियों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद चोगा, लंबे बाल और गले तक फैली लाली। उन्होंने उसकी आंखें देखी, गहरी, खाली और ठंडी। वो मुस्कुराई और तभी उन्होंने देखा उसकी गर्दन बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी रस्सी को खींचा जा रहा हो। उसकी ठोड़ी पहले छाती तक आई, फिर पेट तक, फिर जमीन तक, और फिर गर्दन सीधी होकर हवा में उठ गई, सीधी यात्रियों के चेहरों के सामने। उनमें से एक आदमी पागल होकर भागा, पर बाकी दो वहीं गिर पड़े। सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने आए, उनकी लाशें पाई गईं। उनके सिर अलग थे और गर्दनें लंबी, खींची हुई, जैसे रबर से बनी हो। आसमान में कौए मंडरा रहे थे और कुएं के पास लाल कपड़ा हवा में झूल रहा था, वही जो कभी आखी के गले में था। पुजारी जो पहले सब जलवा चुके थे, अब समझ गए कि उन्होंने गलती की थी, क्योंकि आत्मा को जलाने से पहले उसका श्राप तोड़ना पड़ता है। और आखी का श्राप किसी इंसान ने नहीं, कुएं में बैठे उस दानव ने दिया था। वो दानव अब भी वही है। हर बार जब कोई औरत अपने प्रेमी के लिए मरने की कसम खाती है, वो दानव उसकी आत्मा को बुला लेता है, कहता है, मैं तुम्हें बचा दूंगा, बस अपनी गर्दन दे दो। और इस तरह लंबी गर्दन वाली औरत अब एक नहीं, अनेक हैं। हर शहर, हर देश में कभी कोई सड़क किनारे दिखती है, कभी किसी होटल की खिड़की से। वो वही है, आँखी की छाया, जो अब हजारों रूपों में जिंदा है। लोग कहते हैं, अगर आधी रात को किसी औरत की हंसी सुनो, जो धीरे धीरे पास आती लगे, और फिर अचानक पीछे से कोई ठंडी सांस तुम्हारी गर्दन पर महसूस हो, तो समझ जाना वो वही है। अगर तुम पलटकर देखोगे तो तुम उसकी अगली कहानी बन जाओगे। वो अब किसी टारो को नहीं ढूंढती, वो अब किसी भी इंसान को ढूंढती है जो प्रेम में इतना डूबा हो कि श्राप और भक्ति में फर्क भूल जाए। आखी अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आत्मा है जो हर अधूरे प्रेम के साथ जन्म लेती है। और जब कोई कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो उसके गले में वो पहली ठंडी सांस उतरती है, लंबी गर्दन वाली औरत की। अब कहानी खत्म नहीं, उसकी परछाई अब भी वही है जहां तुम बैठे ये कहानी सुन रहे हो। बस एक बात याद रखना, अगर कभी किसी रात खिड़की के शीशे में तुम्हारी अपनी परछाई से एक लंबी गर्दन निकलती दिखे, तो देर मत करना, क्योंकि वो तुम नहीं, वो आकी है। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मरती नहीं, वो बस अपने नाम बदल लेती हैं, अपने चेहरे छिपा लेती हैं और फिर किसी और के सपनों में जी उठती हैं। आखी की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहां उसका शरीर जला था,
वो वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि जब कोई औरत अपने प्रेम के लिए अपनी जान भी दे देती है तो उसकी आत्मा ईश्वर नहीं लेता, उसे अंधेरा ले जाता है। और अब हर उस जगह जहां किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाती है, किसी की मौत रहस्यमयी होती है या किसी की गर्दन पर ठंडी सांस महसूस होती है, वहां समझ जाना वो अब भी जिंदा है। रात के सन्नाटे में अगर कभी खिड़की से बाहर देखो और पेड़ों की छाया के बीच तुम्हें लगे कोई चेहरा तुम्हें घूर रहा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो चेहरा इंसान का नहीं होगा। वो वही होगी, लंबी गर्दन वाली औरत। उसकी गर्दन अब हर जगह है, हवा में, छाया में और तुम्हारी कल्पना में भी। तुम सोच रहे हो कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो हंस रही है धीरे से तुम्हारे ठीक पीछे। अगर तुम्हें लगा कि ये कहानी बस एक कल्पना थी, तो आज रात सोने से पहले अपने शीशे में देखना, कहीं तुम्हारी परछाई की गर्दन जरा लंबी तो नहीं लग रही। अगर तुमने इस कहानी को महसूस किया, अगर एक पल को भी रूह कांप गई, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल अंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता, यहां डर जीवित होता है। अगली रात अगली कहानी में मिलेंगे, जहां शायद तुम सुनो या वो सुन रही हो तुम्हें।